नमस्कार, ताल ठोके बहस के नंबर 1 शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। नरेंद्र मोदी ने आज 2024 की चुनावी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी की है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक समापन भाषण हुआ, उससे 2024 की राजनीति का ट्रेलर आज देखने को मिल गया है। चुनाव ऐलान से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने सारी दुनिया को अपने 400 प्लस प्लान की जानकारी दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्लान को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, अपने कार्यकर्ताओं को उसका ब्लूप्रिंट फॉर्मूला भी साफ साफ बता दिया है। 100 दिन उस पार 400 सीटों वाली बयार कैसे बहेगी, उसके लिए अभेद्य मंत्र क्या है वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 400 पार जाना है तो बीजेपी को अकेले ही 370 के पार ले जाना होगा। इसके लिए उन्होंने 4 से 5 बड़े मंत्र कार्यकर्ताओं को बताए, उनके बारे में भी हम डिबेट में चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चुनावी फॉर्मूला बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिया। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस में भी लोग कहने लगे हैं कि अब की बार 400 पार। इसी के बाद उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अस्थिरता, तुष्टीकरण, गरीबी के पीछे कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के कामों पर दुष्प्रचार की साजिश रचती रही है और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो, बदनाम करो। यह कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में उनको लेकर दो फाड़ जैसी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि दूसरा वर्ग गाली देने के बजाय काम करने की बात भी कहता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 400 पार का फॉर्मूला समझाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हों, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे कांग्रेस को रोकना होगा, उसका फॉर्मूला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। अब सवाल तो यह भी उठता है कि मोदी ने 2024 के अपने विजन का पिटारा तो खोल दिया, अब कांग्रेस के पास इस 400 पार के विजन के खिलाफ क्या मिशन है, ये कब सामने आएगा और कांग्रेस इसके खिलाफ कैसे खुद को तैयार करेगी, क्योंकि लगातार लोग छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिशन ठाना है, क्या वो आसान है या इस राह में कई बड़े रोड़े होंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, फ्यूचर का रोड मैप नहीं। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो इसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा।
तो आप भी अपनी राय दीजिए अब की बार 400 पार हैशटैग का इस्तेमाल करके, क्योंकि 2024 की जो सियासी लड़ाई है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कंचना यादव जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। AK वाजपेयी जी LJP-R के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, पहला सवाल आपसे ही है, बीजेपी ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली, कांग्रेस कितनी तैयार है? और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एनडीए अब की बार 400 पार है और दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, जो आज का भाषण था नरेंद्र मोदी जी का, वो अपने आप में उनका चुनाव हारने का डर बता रहा था। आपके सामने है, देखिए बड़ी स्पष्ट स्थिति। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को ना अपने नाम पर भरोसा है, ना अपने काम पर भरोसा है, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी विभिन्न समयों पर तमाम अलग अलग कांग्रेसी लोगों की शरण में जा रहे हैं, जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। उसी जननी से पैदा हुए अशोक चौहान साहब को वो अपने यहाँ राज्यसभा मेंबर बनाते हैं। उसी भ्रष्टाचार की कथित जननी से पैदा हुए मिलिंद देवड़ा साहब को शिंदे ग्रुप में भेजते हैं। आपको मैं बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की जितनी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद की बातें करते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो अपने साथ लेते हैं। हमारे पास 7 परिवारवादी दल हैं, उनके पास 37 परिवारवादी दल हैं। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर जी परिवारवादी, उत्तर प्रदेश से संजय निषाद जी अपना दल वाले, बिहार से अभी हमारे पंडित जी बैठे, इनकी दोनों पार्टियां, चाचा वाली भी भतीजा वाली भी, पता नहीं मतलब जिससे भी अपना कहें, तो ले दे करके अजीत पवार साहब की पार्टी, शिंदे साहब की पार्टी और नॉर्थ ईस्ट की वो सारी पार्टियां जिनका हम नाम भी नहीं जानते। तो नरेंद्र मोदी जी मूल रूप से इस वक्त डर करके वो ऐसी सारी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कांग्रेस को तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं कि जो भी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसको कांग्रेस में लेकर के। लेटेस्ट उदाहरण है अशोक चौहान साहब का। आपने कहा आदर्श घोटाला, हम तो कहते हैं अशोक चौहान साहब क्लीन है, आप कहते हो गड़बड़ है, तो वो उनको आप राज्यसभा ले जाते हैं। तो ये सारी बातें जनता देख रही है। जनता बेरोजगारी का परचम भी देख रही है, जनता बेरोजगारी की अतिरेक देख रही है, जनता महंगाई की भी अतिरेक देख रही है, जनता किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी अतिरेक देख रही है। MSP नहीं दी जा रही है किसानों की। लागत मैं आपके पास आऊंगा, मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लेता हूं। शुरुआत में मैं 90 सेकंड सभी को दे रहा हूं। शहजाद जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जो आरोप आप लोग लगाते हैं, आप उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, जवाब दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, चुनाव हारने का डर वो होता है कि जिन्होंने आजीवन एक दूसरे का विरोध किया हो। NC और PDP एक हो गए, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में एक हो गए, कांग्रेस और लेफ्ट केरल में लड़ाई झगड़ा करते हैं वो एक हो गए, उद्धव सेना जिनको कहते थे बाबरी ढांचा इन्होंने गिराया था वो आज कांग्रेस के साथ एक हो गए, आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को समाप्त कर दिया दिल्ली और पंजाब में आज वो एक हो गए। ये चुनाव का डर होता है कि एक मोदी जो देश के लिए काम कर रहा है, 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जा रहा है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे रहा है, 11 करोड़ लोगों को नल से जल दे रहा है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल रहा है। आज भारत का स्टॉक एक्सचेंज 4थे स्थान पर आ चुका है, हांगकांग को एक्सचेंज बीट कर चुका है। तो जब इस प्रकार की उपलब्धियां होती है और जवाब नहीं होता है, विकसित भारत का संकल्प नहीं होता है, तो जिस प्रकार से ये लोग जो घोर दुश्मन है एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। और आने के बाद भी किस प्रकार से, देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जय श्री राम जय सिया राम सब लोग कर रहे हैं और इनका राम नाम सत्य हो रहा है। कभी बंगाल से ममता दीदी कहती मैं अकेले लड़ लूंगी, कभी केरल से कहते हैं वायनाड छोड़ दो, कभी महाराष्ट्र से कहते हैं 0 से स्टार्ट कर दो, कहीं पंजाब और दिल्ली से कहते हैं कि आपको 1 सीट देने वाले हैं, लेना है तो लीजिए। तो ये होता है क्योंकि इनके पास मिशन विशन नहीं है देश के लिए, केवल कमीशन, करप्शन, कंफ्यूजन है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज स्वयं ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये कह रहे हैं हमारे सारे नेता भ्रष्टाचारी है। तो बता दीजिए मनीष तिवारी आज की डेट में भ्रष्टाचारी नहीं है, कमलनाथ आज की डेट में भ्रष्टाचारी नहीं है, कि उनका भ्रष्टाचार केवल आपको छोड़ने के बाद ही आपको नजर आता है। और देखिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे साथ रामलला है। रामलला का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप और जिस प्रकार से हमने आत्मनिर्भर भारत और जिस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, तो रामलला हमारे साथ है। इसीलिए भारत के लोग कह रहे जय श्री राम और यहां पर कह रहे मैं आता हूं आपके पास। कंचना यादव हमारे साथ जुड़े, आरजेडी की प्रवक्ता है। कंचना यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर बहुत जबरदस्त हमला बोला और अमित शाह ने भी जब अपना भाषण दिया तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार, और आपकी पार्टी का भी नाम लिया अमित शाह ने। तो कैसे देखती हैं, कैसे आप लोग इन आरोपों से लड़ाई लड़ पाएंगे बिहार में? विशाल जी, मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह
बैनर लिखकर इस पे लिखा हो कि परिवारवाद बीजेपी छोड़ो, परिवारवादी पार्टियां एनडीए छोड़ो, लेकर अपने ही ऑफिस में बैठ जाना चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए हैं रामविलास पासवान जी के गुट के नेता। भाई साहब, आप बता दो कि आप लोग की पार्टियों का नाम लेकर मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग जो है कि एनडीए छोड़ दो या बीजेपी छोड़ दो, आप लोग परिवारवादी पार्टियों नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज तक मोदी जी का परिवारवाद पे जितना लंबा भाषण हुआ होगा ना, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उससे ज्यादा बड़ी लिस्ट इनके एनडीए में परिवारवादी पार्टियों की है और परिवारवाद नेताओं की है, जो उनके परिवार हमेशा से जो है कि पॉलिटिक्स में रहे हैं। आप देख लीजिए बिहार में, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 7-7, 8-8 पार्टियां तो वही मिल जाएंगी। क्या उनका नाम लेकर मोदी जी बोलेंगे कि छोड़ो? इनको उससे भी पेट नहीं भरता। ये जिस पर परिवारवाद होने का आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टियों पर, नेताओं पर, उनका भी आयात अपने यहाँ करते हैं। अभी जयंत चौधरी जी का आयात किए अपने यहाँ। इनको अगर अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है और विपक्ष के नेताओं को लाकर चुनाव लड़ाना, उनको राज्यसभा भेजना है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, आप ही छोड़कर चले आइए और हमारे यहाँ चुनाव लड़ लीजिए। जब आपको अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं है तो एक सिंपल काम कर लीजिए, आप 10, 20, 50 नेताओं को तोड़कर लेकर आएंगे, उससे अच्छा आप अकेले आ जाइए और भी काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये काम छोड़िए, ये बात छोड़िए, मुद्दे की बात करिए। 2024 का चुनाव मोदी का नहीं, मुद्दे का चुनाव है। आपने किसान को दे दिया, आपने 6,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड को। चलिए मैं फिर आऊंगा कंचना जी, फर्स्ट राउंड में मैं सभी को मौका दे रहा हूं। AK वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़े। AK वाजपेयी जी, कांग्रेस और आरजेडी दोनों ये कह रही है कि परिवारवाद तो एनडीए में भी है, तमाम वो नाम गिना रहे हैं, तो आप कैसे बच पाएंगे? ऐसा है अपना विशाल जी, परिवारवाद का जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं तो परिवारवाद को पिछली बार उन्होंने क्लैरिफाई भी किया जी। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि राजनाथ सिंह के अगर पंकज सिंह है तो वो परिवारवाद नहीं है। और दूसरा एक और उदाहरण उन्होंने दिया था अमित शाह का, तो उसी को मैं और एडिशन करता हूँ उसी में कि परिवारवाद की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो परिवारवाद से मतलब उनका भ्रष्टाचारी परिवार। देखिए, भ्रष्टाचारी परिवार कैंसर की तरह है लोकतंत्र में, और आज भी उन्होंने उसी को रिपोर्ट किया। अस्थिरता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एक और कुछ उन्होंने कहा है। तो देखिए, उनका माथा बड़ा क्लियर है। लोकतंत्र में जनता की गाड़ी कमाई को जो परिवार लूटता है, वो परिवार लोकतंत्र के लिए हमेशा से खतरा है और आगे भी खतरा रहेगा, इसलिए उसका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। अब आइए दूसरी बात पे, 400 का टारगेट पार करने की बात कर रहे हैं मोदी जी। विपक्ष से पूछो इनका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है इनका कोई टारगेट ही नहीं है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडी गठबंधन बनाएंगे और मोदी को अगर हराना है तो 1 to 1 आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इनके शिल्पकार थे नीतीश बाबू, वो नीतीश बाबू मूर्ति उर्ति तोड़ के सब इधर ही आ गए। और अब तक 433 नेता, MLA, MP, कॉर्पोरेट और बड़े धुरंधर नेता वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं। उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर भी हैं, गवर्नर भी हैं और बड़े बड़े MP। चलिए वाजपेयी साहब, मैं फिर आऊंगा। मैं इस डिबेट को अब पूरी तरह से ओपन करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए सवाल यही है, बीजेपी ने तो अपनी तैयारी कर ली, 400 पार का वो नारा दे रहे हैं, उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों को एक साथ जोड़ लिया, उत्तर प्रदेश में RLD को भी वो साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ क्यों उनका तमाम दल छोड़ते जा रहे हैं? TMC भी साथ नहीं आ रही है। अभी आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी हैं, प्रयागराज में अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, हम तो जनता के साथ, जनता के नेतृत्व में, जनता के बीच में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी पहले कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल किए, अब मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। हम लोग पर्सनालिटीज की जगह पर बहुत स्पष्ट है कि मूल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और वो मुद्दे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, अर्थव्यवस्था के चौपट होने का बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान की आय आपने कहा था दुगनी करेंगे, लेकिन किसान के खर्च आपने 3 गुना कर दिया। आज की डेट में गन्ने का सुरेंद्र जी, देखिए आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग साथ छोड़ रहे हैं। जो सच्चाई है वो तो फिलहाल अभी यही दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तो कमलनाथ जी की भी चर्चा आ रही है, शायद वो भी बीजेपी चले जाए। एक घंटे के लिए या एक दिन के लिए आप मुझे ED दे दीजिए, CBI दे दीजिए, इनकम टैक्स दे दीजिए,
मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इतने आपके लोग क्या डरने वाले हैं कांग्रेसी? तो फिर कैसा संगठन? सब देखिए, मैं ये खाली डरने वाले बात नहीं है। आपको जब दबाव, देखिए राजनीति में वास्तविकता की बात की जाती है। वास्तविकता में आज की डेट में शहजाद भाई की पार्टी है, पुराने हमारे साथी कहते हैं कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से क्यों डर। बिल्कुल सही बात कहते हैं शहजाद भाई आप कि गलत नहीं किया है तो जांच से क्या डर। लेकिन अगर गलत नहीं किया है तो फिर काहे को राफेल की जांच से डर नहीं है आपको? आप करा लो ना, जस्टिस लोया की जांच करा लो ना, राफेल पर एफआईआर कर लो ना, पेगासस पर एफआईआर कर लो ना, जांच करा लो जब कुछ गलत नहीं किया है। सच बात यह है कि जिस तरीके से व्यवस्था के कमजोर पहलुओं का लाभ उठा करके आरोप को आप अपराध सिद्ध करने की जो कोशिश करते हैं, चलिए मैं शहजाद जी से जवाब लेता हूं। मुक्त होंगे, हमें न्यायालय पर भरोसा, लेकिन 8 साल बाद होंगे, तब तक तो राजनीति का आप आरोप लगा के राजनीति का लाभ। सुरेंद्र जी, शहजाद जी का मैं जवाब ले लेता हूं। शहजाद जी जवाब दीजिए, क्या आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं? वजह से दिक्कत होती है। देखिए सुरेंद्र जी को क्योंकि कविताएं ज्यादा पसंद है, वो मुशायरा और शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं उनके ही लफ्जों में कहता हूं कि हम पर हो तो गुनहगार, दूसरों पर हो तो चमत्कार। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो सुरेंद्र राजपूत की पार्टी पोस्टर चिपकाकर कहती है हमने कार्रवाई शुरू की, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। उल्टे उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल, वहां पर शराब घोटाले की कार्रवाई हुई तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही, और यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाए। और वो सारे बयान हमको याद है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते थे ये सारे नेता भ्रष्ट हैं, इनको जेल में डालना चाहिए। आज तो लालू जी कन्विक्टेड करप्ट है। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, पवन मुड़ी और लालू कन्विक्टेड करप्ट है, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। और ये 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ लॉयर बैठे हैं वाजपेयी जी के रूप में, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, ये सारे केस ठीक है, आप ऐसे नहीं आ सकते हमारे पास, कोई इसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स नजर नहीं आता। परंतु मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा रफाल भी तो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए किस प्रकार से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई चीज होती है तो उसका विरोध। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, आखिरी बात कहना चाहता हूं। देखिए उन्होंने कहा हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, मान्यवर मुद्दों पर ही तो 5 राज्यों के चुनाव हुए। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा देखते हुए आपकी 2 सरकारें हुआ करती थी, उसको रिजेक्ट किया। हमारी एक सरकार 18 साल के बाद भी कंटिन्यू करती है। मैं पूछना चाहता हूं, मुद्दे हैं तो सनातन को गाली देने का काम उदयनिधि से लेकर आरजेडी के नेता करते हैं, क्या कार्रवाई की? उसके अलावा आपने जिस प्रकार से ओबीसी करते हैं, आज बताइए ओबीसी की जाति पर, कुर्मी जाति पर किसने सवाल खड़ा किया? रेवांत रेड्डी ने कहा कुर्मी जाति जो होता है वो कमतर होता है। तो बताइए मुद्दे अगर है तो कभी नॉर्थ साउथ में बांटना, कभी सनातन को गाली देना, कभी जाति का कार्ड खेलना, और जाति के कार्ड पर खेलने के बाद हमने मोहन यादव जी को बनाया, आपने रेवांत रेड्डी को बनाया जिसने ओबीसी को गाली दी। तो ये आपका असली चरित्र। सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, अब हम जिसको कहते हैं ना कि ये शहजाद भाई हैं, आज की डेट में सत्ता के अहंकार में बोल रहे हैं। हमने तो छोटी बात कही कि भाई ईडी के जरिए आप ऐसा करते हैं, हम तो कहते हैं ईडी के केस लगाइए आप। 60 दिन में अगर ईडी में जो है चार्जशीट दाखिल कर दें, 1.5 साल में मुकदमा फाइनल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हेमंत सोरेन को फंसाते हैं 2008 के केस में, आप तेजस्वी यादव जब 8 साल का था तब उसके केस में फंसाते हैं, उनके पिताजी के लैंड फॉर स्कैम में। आप हमको यह बता दीजिए कि सारे के सारे केसेस में ईडी जब केस क्लोजर कर चुकी होती है तब आप क्यों फंसाते हैं? और दूसरा, जो लोग आपके यहां चले जाते हैं जैसे नारायण राणे साहब हैं, छगन भुजबल साहब हैं, अजीत पवार साहब हैं, इनकी फाइल ईडी के यहां से गायब हो जाती, इनकी फाइल नहीं मिलती। ईडी कोर्ट में कहती है कि साहब फलानी फाइल अब गायब हो गई है, इसलिए केस बंद कर दिया जाए। आप इधर उधर की बात करने की जगह आप सत्ता में हैं शहजाद साहब। हाँ, आप हमसे डरिए मत। आप तो मैं आपको बताता हूं, एक चीज समझ लीजिए कि जनता इस बार झूठ पर नहीं सच पर बात करेगी। सुरेंद्र जी में जवाब लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी, देखिए एक सवाल जो सुरेंद्र राजपूत जी उठा रहे हैं, झूठ मत बोलिए। जो तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर आते हैं बीजेपी में, फिर कांग्रेस से कह रहे हैं उनके ऊपर तो कोई एक्शन फिर लिया नहीं जाता है। देखिए विशाल जी, मैं आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया, छगन भुजबल के केस में एसीबी 2013 में जब पृथ्वीराज चौहान मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बंद करवाया, क्लोजर रिपोर्ट दिया है। मैं फैक्चुअली आपको बता रहा हूं। प्रताप सरनाइक का आपको उदाहरण एक और देता हूं। प्रताप सरनाइक हमारे साथ है, उससे पहले उद्धव सेना में थे, तो टॉप्स का केस ईओडब्ल्यू मुंबई ने एमबीए की सरकार में बंद किया। हमारी सरकार में आने के बावजूद भी हमने 2022 दिसंबर को, चेक कर लीजिए, ईडी ने जाकर कहा हाईकोर्ट से नथिंग डूइंग, केस क्लोज
नहीं होगा। मैं और एक उदाहरण देता हूं, मुकुल रॉय हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर भी सीबीआई ने जांच की, आज मुकुल रॉय वही टीएमसी में चले गए, क्यों ले लिया उन्होंने? और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इन्होंने ना आम आदमी पार्टी पर जो कार्रवाई हुई जिसको इन्होंने स्वीकारा उस पर कुछ बोला, ना लालू जी की कन्विक्शन पर कुछ बोला। परंतु मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, लैंड स्कैम के बारे में उन्होंने कहा, लैंड फॉर जॉब स्कैम मान्यवर आप ही की सरकार थी यूपीए 2 की, जब ममता दीदी रेल मिनिस्टर थी उन्होंने शुरू किया, ललन सिंह जी ने कंप्लेंट दी। अब बताइए कि ममता बनर्जी ने उस समय पर शुरू किया था, तो बताइए कि उसको आगे क्यों नहीं ले गए? और उल्टा ये कैसे केस चलाते थे? मुलायम सिंह यादव जी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस इन्होंने डाला, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस जब उन्होंने डाला, मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये दुरुपयोग हो रहा है, हमारी सरकार आई उसमें कुछ तथ्य नहीं था तो उसको क्लोज किया गया। अगर हम मिसयूज कर रहे होते तो वो केस क्यों क्लोज करते? चेक कर लीजिए, सारी फैक्चुअल बातें मैंने कोट की। परंतु मुझे बता दीजिए आप सुरेंद्र राजपूत जी कि आम आदमी पार्टी पर जो केस चल रहा है वो सही है गलत है, या आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से हुई वो गलत है? चलिए मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए, कंचना यादव यहाँ पर आरजेडी की प्रवक्ता है। कंचना जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने आज बताया कि कैसे उनकी सरकार ओबीसी को लेकर काम कर रही है, 27 मंत्री सरकार में ओबीसी से हैं, और इसके अलावा पूरे तमाम अपनी नीतियां गिनाई कि ओबीसी के सम्मान के लिए इन लोगों ने क्या काम किया। तो कैसे देखते हैं आप ओबीसी की जो लड़ाई है, चाहे आपने जातीय सर्वे का मुद्दा उठाया और बीजेपी भी उस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठा रही है? देखिए, मैं यहाँ शहजाद जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आप आपको किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मुझको मगर आती नहीं। इन लोग को शर्म नहीं आती। पहली बात कि भाई आप ये बता दो कि आज आप ईडी सीबीआई परिवारवाद है ना, वही घिसा पीटा मोदी जी का भाषण पे बात कर रहे हो, आप कानों पे बात कर लो ना। आप बात कर लो, जो आप 6000 करोड़ रुपए डकार गए हो उसकी बात कर लो। आप उस पर एक भी डिबेट नहीं किए। कंचना जी, प्रधानमंत्री तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की, वो अपनी पार्टी की तमाम चीजें गिना रहे हैं, वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। जो कोई भी पार्टी होगी एक दूसरे के खिलाफ तो आरोप लगाती है, लेकिन आपका जो इंडिया गठबंधन बना था, जिसके मुखिया नीतीश कुमार एक तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की, वो आपको छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी की यात्रा जहां से शुरू हो रही, जहां जहां राहुल गांधी के पैर जा रहे हैं, वहां वहां से कोई ना कोई तो साथ छोड़कर जा रहा है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? आधार कैसे बनाएंगे? सवाल को कितना ट्विस्ट कर लो और बीजेपी मुद्दे को कितना भटका ले। कंचना जी देखिए, सवाल पूछने को आप ट्विस्ट करना कह देंगे, सच्चाई से आपको हमारा सवाल ट्विस्ट लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ पाएंगे? जो सच है वो दिख रहा है। परीक्षा हुआ, 60,000 मात्र पोस्ट पे 50 लाख लोग युवा भीड़ लगाकर बैठे हुए। कैसी सरकार अपने 10 साल में चलाई महाराज? कैसी सरकार चलाई? 2 करोड़ की नौकरी कहां गई? आज युवा बेरोजगार है। आज बेरोजगारी इतने चरम पर है, महंगाई इतने चरम पर है कि लेकिन इस पर मुंह नहीं खोलेंगे। अरे गोला फेंक रहे हैं ये लोग, आंसू गैस फेंक रहे हैं, किसानों पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, अगर इन मुद्दों को आपको जनता के बीच लेकर जाना चाहिए, आपको इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना चाहिए। करेंगे तो इनके पास बचेगा कुछ नहीं बोलने के लिए। कंचना जी, मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच जाना चाहिए। लेकर हम जनता के बीच में है सर, जनता के लिए बीच में है और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ए.के. वाजपेयी जी बैठे हुए हैं। मुद्दे की लड़ाई हम 2020 में लड़े थे और 2024 में फिर से हम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। 2025 लेकिन मुद्दे तो गायब दिख रहे हैं वाजपेयी साहब। हम मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। मुद्दे हैं कौन से? नहीं विशाल जी, इनसे पूछो मुद्दे हैं कौन से मुद्दे हैं। बेरोजगारी की अभी इन्होंने बात की है, बैठे हुए सुरेंद्र राजपूत जी हमारे भाई हैं छोटे, 11.4% थी कांग्रेस के रिजिम में और अब हमारे उसमें 8.5% है। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ मैं। और समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए काम नहीं कर रही है सरकार? किसानों की बात करते हो तो किसानों में छोटे किसानों के लिए 2,68,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि 14 किस्तों में जा चुकी है। उनको भी मकान मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के, उनको भी शौचालय मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के, उनको भी सब्सिडीज मिलती है। और किसानों के पेंशन किसने दिया आज तक? जरा पूछिए इनसे। ये पहली बार सरकार ने किसानों को पेंशन देनी शुरू की है। पहली बार सरकार ने रेड़े पटरी वाले ये जो लगाते ना दुकानें छोटी छोटी, उनको 50,000 रुपए कर्ज देने की व्यवस्था की है। पहली बार इस सरकार ने आदिवासी के बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए 18,000 करोड़, मतलब मैं गिनाता रहूंगा आपको तो प्रोग्राम का समय भी खत्म हो जाएगा। कितने काम गिनाऊं? देखिए कौन सा सेक्टर है जिस सेक्टर में इस सरकार ने काम नहीं किया और उसी का रिजल्ट है, परिणाम साथ साथ है, जनता महसूस कर रही है।
इसीलिए बार बार 19 में जिताया, अब भी जिताएगी। चलिए वाजपेयी जी मैं फिर आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, राज्यों में भी अभी 3 राज्यों में जिताया। सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल मैंने कंचना जी से पूछा वही सवाल आपसे कि राहुल जी ने जब अपनी इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मिलिंद देवड़ा छोड़कर जाते हैं, बंगाल में आते हैं तो ममता दीदी कह देती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिहार में आते हैं नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, यूपी में अभी तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं और भी नेता आपके छोड़कर जा रहे हैं। जब आप अपने मुद्दों को, अपने सहयोगी दलों को, अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे तो जनता को कैसे समझाएंगे? ये लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं? 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। मैंने तो इसका जवाब पहले भी आपको दिया और आगे फिर देता हूं कि आज की डेट में हमारे पास देने के लिए अपने साथियों को संघर्ष है, सत्ता नहीं। जो लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं वो लोग गए, और जो लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं, जिनका काम संघर्ष है वो संघर्ष करेंगे। और आज की डेट में जो लोग पर्सनालिटी क्लाउड की वजह से चुनाव जीतना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं, और जो लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, सुरेंद्र जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी, यार आप बीच में आप बोल देते हैं। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं सुरेंद्र जी, आपको सवाल देते हैं कि हमारी मौका देने का मतलब ये नहीं होता है कि आधे में नहीं, राजपूत जी आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, खत्म कर दे ताकि हम अपनी पूरी बात ना कह पाए। ये सुरेंद्र जी आप पूरी बात रखिए, आप पूरी बात रखिए, सम्मान के साथ रखिए। मैं एक छोटा सा उसमें ऐड ऑन कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं पर्सनालिटी क्लाउड के सहारे जो लोग जीतना चाहते हैं वो लोग मोदी जी के साथ जाना चाह रहे हैं। सवाल पूछा उसका, नहीं, आपने जो जवाब दिया उसमें से जो एक चीज निकल कर आ रही मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी क्लाउड की वजह से लोग मोदी जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है उसमें काफी इजाफा इसलिए लोग जा रहे हैं? ये सत्ता समर्थक मीडिया ने ना एक काम कर दिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में सत्ता समर्थक मीडिया है, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया मोदी जी के पर्सनालिटी क्लाउड का। उसी से प्रभावित होकर के सत्ता समर्थक मीडिया का क्लाउड है, जिससे प्रभावित होकर के जो लोग हैं वो जाते हैं। जो लोग मुद्दे की बात करते हैं उनके पास मुद्दे हैं। आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि किसान सड़क पर बैठा है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं किसान की आय दुगनी नहीं हुई है? क्या आज की डेट में सच नहीं है कि हमारे समय में 50 रुपए डीजल था और आज की डेट में 100 रुपए डीजल है किसान के लिए? क्या आज ये सच नहीं है कि हमारे जमाने में 50 किलो का यूरिया का कट्टा होता था, आज की डेट में 45 रुपए का है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि सारे खाद जो किसान को मिलते थे वो दुगने दाम पे हो गए, लेकिन उसकी फसल की कीमत जो है मात्र 35 रुपए क्विंटल बढ़ी है? आप क्या ये सारी चीजों का आप हटा सकते हैं? आज की डेट में अग्निवीर सच नहीं है। आप अभी वाजपेयी जी कह रहे थे, 5 सेकंड अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि क्या कहां पर है क्या नाम बेरोजगारी? वाजपेयी जी 1.5 लाख की भर्ती लगा हर साल होती थी सेना में, आज की डेट में 40,000 की हो रही है, वो भी अग्निवीर हो रही है। कहां आप तो कम से कम ऐसी झूठ बात मत बोलिए। शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए किसान पता नहीं किसान डीजल यूरिया बेरोजगारी सबका जवाब देता हूं। मैंने सारे नोट किए, 6 पॉइंट नोट किए सुरेंद्र राजपूत जी के, और उम्मीद है वो भी सुनेंगे। पहली बात तो मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं नेशनल टेलीविजन पर कि हमारे सारे नेता सत्ता के लालची है, थोड़ा सा लालच दिखाएंगे भाग जाएंगे, हमारे सारे नेता भ्रष्टाचारी है, थोड़ा ईडी का डर दिखाएंगे भाग जाएंगे। तो मान्यवर ऐसे नेताओं को बनाकर काहे रखा है बड़े बड़े पदों पर? तुरंत उनको खाली कीजिए ना। या तभी याद आ रहा है जब वो स्विच कर जाते हैं। और मिलिंद देवरा पर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप था और वो कौन से सत्ता के लालची थे, कितने महीनों तक सालों तक वो कहीं पर नहीं रहे? उसके अलावा आरएलडी को कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप जयंत चौधरी पर लगा था? तो इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेरोजगारी की बात की, कंचना यादव जी मान्यवर, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में थी राजस्थान में थी, और सबसे कम थी तो मध्य प्रदेश में थी। राजस्थान में 20% के ऊपर थी, मध्य प्रदेश में 2% थी, इसलिए वहां पे हमारी सरकार इन्हीं मुद्दों पर चुनकर आई और आपकी सरकार को वहां से, इंडी सरकार को वहां से निकाला गया। इसके अलावा महंगाई 10.5-11% एवरेज महंगाई दर था यूपीए के जमाने में, आज 5.5% से कम है, जबकि 2 से 3 वैश्विक चुनौतियां हैं। कोविड की चुनौती थी, यूक्रेन रशिया की चुनौती थी, इजराइल पैलेस्टाइन की चुनौती थी। यह होता है परफॉर्मेंस और प्रो इनकम्बेंसी पर वोट। चौथी बात, आप कह रहे मुद्दों की
बात करते हैं, मुद्दों की बात चंद्रशेखर जी कर रहे थे जब रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा था। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, मुद्दों की बात थी। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने किसान और बेरोजगारी दो शब्द उस पर कह दूं, किसानों की बात करने का अधिकार सुरेंद्र राजपूत जी, जो एमएसपी पर जो रिकमेंडेशन था 2010 में केवी थॉमस ने कहा था हम इसको लागू नहीं करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, 14 तक लागू नहीं किया, मोदी जी ने लागू किया, स्वामीनाथन जी ने कहा धन्यवाद मोदी जी आपने सारी चीजों को लागू किया। उसके अलावा आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि, आपने 25,000 करोड़ बजट रखा था एग्रीकल्चर का, 1,25,000 करोड़ बजट हमने किया। हमने जिस प्रकार से किसानों को एमएसपी बढ़ाकर 3 लाख करोड़ दिया था गेहूं और धान पर, आपकी राय क्या है? और धान पर हम प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आज 11 लाख करोड़ दिया गया, केवल मैं 2 क्रॉप्स की बता रहा हूं। तो इसीलिए आपको इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु मुझे बताइए आपके मुद्दे क्या थे? आपके मुद्दे होते हैं सनातन को उजाड़ देना, आपके मुद्दे होते हैं विभाजन करना और नॉर्थ इंडियंस को गाली देना जो डीएमके के नेता देते हैं, आपके मुद्दे होते हैं ओबीसी और जातियों में बांटना और बांटने का काम करते हैं। तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व कहां दिया आपने? राज्य के चुनाव में जब चुनाव हुए तो रेवंत रेड्डी को क्यों बना दिया? दलित एमएसपी पर आपकी राय क्या है? एमएसपी पर आपकी राय क्या है? एमएसपी पर मेरी राय कतई ये नहीं है जो मनमोहन सिंह और रघुराम राजन की थी कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा था। एमएसपी पर राय हमारी ये है कि हमने जिस प्रकार से एमएसपी हर क्रॉप पर जिस पर दी जाती है उस पर लगातार बढ़ा है। मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, गेहूं और चावल, उसमें 11 लाख करोड़ से अधिक का एमएसपी हमारी सरकार में दिया गया, इन्होंने 3 लाख करोड़ दिया था। इनसे पूछे कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी, क्यों नहीं दिया? और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, देखिए एक 10 सेकंड और, जी एम फॉर मंदिर एलके अडवाणी को भारत रत्न मिला, एम फॉर मिलेट स्वामीनाथन जी को मिला, एम फॉर मंडी चौधरी चरण सिंह जी को मिला, एम फॉर मार्केट नरसिम्हा राव जी को मिला और एम फॉर मंडल कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। कर्पूरी ठाकुर तक को आपने सम्मानित नहीं किया और फिर भी कंचना यादव जी आपने हमारा विरोध किया। और जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को कड़ी सम्मान नहीं दिया उनके साथ आप बैठे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि एमएसपी तो 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि लागू नहीं कर सकते हैं। हमने गलती करी, हम बहुत इस पे बहस में नहीं पड़ते। आप गलती स्वीकार कर रहे हैं कि पहले नहीं समझ में आई, अब हमारे समझ में आ गए। हाँ बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं कि अब आएंगे। आप ये मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने गलती की एमएसपी लागू ना करके? मैं फिर से कहता हूं कि 2010-11 में हमको एमएसपी लागू कर देने, हमने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 11 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, 12 में रिपोर्ट की जैसे ही चीजें आई, वो असलियत जो है, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। एमएसपी लागू करनी थी नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन हम तो फिर भी कहते हैं कि बहस की बात आप मत करिए। अब मैं एमएसपी की बात, बहस की बात मत कीजिए। हम तो एमएसपी, अब अगर आपको किसान भाइयों को एमएसपी लागू करनी है तो नरेंद्र मोदी जी को पुनः विपक्ष में बैठाना होगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि वो एमएसपी भी लागू करेगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो 205 रिकमेंडेशन थी उसमें से 175 तो हमने पहले ही लागू कर दी 2014 से पहले। बाकी सारी रिकमेंडेशन हम जो है अब लागू करेंगे जी, ठीक है ना। और ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं शहजाद पूनावाला साहब, इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसको आप भी कहते थे। सुनिए, मैं आपको मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। आप भी इसी बात, मैं तुरंत स्पष्टीकरण लेता हूं। जी शहजाद, मैं आपको बहुत साफ कहता हूं कि एमएसपी अगर किसी को लागू करनी है तो वो नरेंद्र मोदी जवाब ले जी को विपक्ष में बैठा। मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लेता हूं। जी की जो ऑडियंस है, खासकर विशाल के शो की ऑडियंस बहुत ही समझदार ऑडियंस है। आप जाकर गूगल कर लीजिए, एमएस स्वामीनाथन का लेख है, बाकायदा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट 2006 में दी, 2006 की रिकमेंडेशन का 2010 में सवाल पूछा गया, उस सवाल को पूछने वाले प्रकाश जावड़ेकर थे, उसका जवाब केवी थॉमस ने दिया, हम इसको लागू नहीं करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और सारी रिकमेंडेशन स्वामीनाथन जी की लागू करती है, तो इसीलिए वो लेख लिखकर कहते हैं कि ये मोदी है जिसने मेरी सारी रिकमेंडेशन को लागू किया। और उसके अलावा मेरे आखिर सुन लीजिए, आपको केवल पल्सेस का बता रहा हूं, पल्सेस का कितना खरीद हुआ था, 1.52 लाख मेट्रिक टन 2009 से 14 के बीच। मोदी के आने के बाद 82.21 लाख मेट्रिक टन 5 साल में। एमएसपी पेमेंट फॉर पैडी, पैडी मतलब चावल, 1300 रुपए प्रति क्विंटल 2013-14 में। मोदी आने के बाद 2023-24 में 2180 रुपए। वीट का पेमेंट सुन लीजिए, 1400 रुपए प्रति क्विंटल मनमोहन सिंह के जमाने में, आज मोदी के जमाने में 2275 रुपए। और हमने 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एमएसपी देकर चावल और गेहूं केवल खरीदा है, बाकी का तो मैं गिन भी नहीं रहा। देखिए शहजाद जी और सुरेंद्र राजपूत जी ने आज कम से कम एक ये बड़ा दिल दिखाया है कि कहा गलती हुई है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपने नेतृत्व को भी कहेंगे इस गलती को स्वीकार करें?
ऐसा है विशाल भाई, आप लोग जो ये टीवी की गिमिक्स खेलते हैं ना, इसको खेलना बंद कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कह रहे हैं, के मन की आह जो आप है कह रहे हैं, वो सबको जो है, अरे हम तो जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ हमने कमी कर देनी चाहिए थी, ये तो हम कह ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं तो क्या मैं कुछ नहीं हूं? नहीं तो आपको सारी कह रहे हैं, आपसे बात को आपसे सुभाष पूछ चंद्र रहा आके कहेंगे? नहीं, सुभाष चंद्र आके कहेंगे क्या? सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, कैसी बातें करते हैं इस तरह की बात मत करिए। अगर सुरेंद्र राजपूत कह रहा है, नहीं सुरेंद्र राजपूत कह रहा है तो कांग्रेस का प्रवक्ता आपकी बात मान रहा हूं। आप मीडिया पर हमला करके इस तरह से क्यों इस तरह की आप बात कर रहे हैं? आप मीडिया पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कोई हमला। मैं आपकी बात कोई हमला मीडिया पर नहीं कर रहे। मैं बहुत सम्मान के साथ हमला करवा रही है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपकी ही बात को आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई चीज ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन आप पहले से ये मन बनाकर आए कि आपको बोलना है तो आप बोलिए। आप बार बार नहीं भाई, 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि हम एमएसपी लागू नहीं कर पाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, आप कह रहे हैं गलती हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी भी ये मानेंगे गलती हुई है उनसे? क्यों आप क्यों सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे हैं? भाई यही तो मैं कह रहा हूं, आपके नेता हैं वो। अगर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, राजपूत जी आपकी पार्टी के नेता हैं। एक अवसर दीजिए, मैं उसका कारण बताता हूं। तो मैं नेता नहीं हूं अपनी पार्टी नहीं, का। सुरेंद्र राजपूत जी चलिए देखिए, तो आपके पास सोनिया गांधी का नाम लेना तो सुभाष चंद्र का नाम। सुरेंद्र राजपूत जी चलिए, आप मुद्दों से भटक रहे हैं। नहीं सुरेंद्र, शहजाद जी मैं आता हूं, क्योंकि आप मुद्दों से नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके नेता फिलहाल प्रयागराज में हैं। आपके नेता फिलहाल प्रयागराज में हैं और उनकी यात्रा में अभी तक अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए हैं। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। इंडिया गठबंधन को यूपी में भी सहयोग नहीं मिल रहा है, आप गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं, न्यूज एंकर के ऊपर उतार रहे हैं, पत्रकारों पर उतार रहे हैं। कोई बात नहीं, चैनल पर गुस्सा करता ही नहीं हूं। कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, आप बहुत सम्मानित हैं। आप बहुत सम्मानित हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं भी सम्मान करता जी, शहजाद जी आप बात पूरी करिए। सोनिया गांधी जी को लाएंगे, मनमोहन आपकी नेता हैं, आपकी नेता हैं, इसलिए मैंने पूछा। शहजाद जी आप बात पूरी करिए। तो सुभाष चंद्र इन्होंने कहा नहीं जी, इन्होंने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी मनमोहन जी से क्यों पूछते हैं। इसको जूम कीजिए, मनमोहन सिंह का ऑफिशियल बयान हिंदू में रिकॉर्डेड, हायर एमएसपी लेड टू प्राइस राइज। ये गूगल भाई, इसको जूम कीजिए, देखिए शहजाद जी किसी अन्य चैनल की रिपोर्ट नहीं, यहाँ पर हिंदू की रिपोर्ट है भाई, प्लीज उनका मैं जी का भी रिपोर्ट निकाल देता हूं, प्लीज इसको खारिज मत कीजिए। हायर एमएसपी, विशाल जी मेरी बात सुनिए, मूल क्या है कि आपने, इन्होंने पूछा कि मनमोहन सिंह को काहे ला रहे हो उसमें। मनमोहन सिंह ने कहा था कि ज्यादा एमएसपी देने से इन्फ्लेशन होता है। जी का भी रिपोर्ट आप निकाल दीजिए, मैं अभी 10 सेकंड में निकाल के दे दूंगा। इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर विशाल पूछता है कि मनमोहन सिंह क्या माफी मांगेंगे, यह इसलिए महत्वपूर्ण है। मुझे विशाल का माउथपीस बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विशाल जी का सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा एमएसपी के बढ़ाने से इन्फ्लेशन आता है। अब बोले सुरेंद्र राजपूत जी, क्या यह गलती थी आपकी? माफी मांगे गलती के लिए, माफी मांगे इस गलती के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पैरपूना वाला, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो बताइए, नरेंद्र मोदी एमएसपी देना चाहते हैं या नहीं? एमएसपी दे रहे हैं, आपसे अधिक दे रहे हैं और हम देते रहे हैं। और आपकी तरह हमने धोखा नहीं किया किसानों के साथ। हमने किसानों को एमएसपी नहीं, हमने किसानों को सम्मान निधि दी, हमने किसानों को एग्रीकल्चर बजट बढ़ा कर दिया, हमने किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा कर दिया, हमने किसानों के लिए एमएसपी की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो लागू की। हमने किसानों का दर्द देखा है सुरेंद्र राजपूत जी, हमने मखौल नहीं उड़ाया उनका। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ऑन चैनल झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्होंने दी। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं एमएसपी कितने क्रॉप से मिलती है? वैसे पहले बता दीजिए कितने। एक सेकंड सुरेंद्र जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्ली वाली डिबेट नहीं है, नुक्कड़ सभा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एमएसपी कितने? भाई इतना चीखने से क्या होगा भाई, नुक्कड़ की सभा थोड़ी चल रही है, चीखना मुझे भी आता है। सुरेंद्र जी, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सम्मान से मैं आपको सवाल पूछूं। अच्छा, सम्मान से मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, सम्मान से मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आप जरा लगातार बोलते रहेंगे तो नहीं होगा। सुरेंद्र जी, लगातार बोलने की कला मुझ में भी है, बेहतर है आपसे, मैं आपसे बेहतर जानता हूं ये कला। कानूनी गारंटी देंगे। अगर ये संवाद ही नहीं करना चाहते ना वो सवाल का जवाब देना चाहते हैं।
देखिए सुरेंद्र राजपूत जी और शहजाद पूनावाला जी 10 सेकंड चाहता हूं। देखिए मेरा समय कायदे से मेरा समय, मैं 10 सेकंड चाहता हूं। जी मैं फिर वाजपेयी जी और कंचना यादव जी के 10 पास सेकंड जाता हूं। चाहता हूं। चलिए शहजाद पूनावाला जी आप 10 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर वाजपेयी जी और कंचना यादव। मैंने सुरेंद्र, मेरे भाई सुरेंद्र जी से पूछा कि एमएसपी इन्फ्लेशन बढ़ा था, इसका जवाब दीजिए, क्या ये सही था? तो मनमोहन सिंह के सवाल पर कोई जवाब नहीं देना, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आज की तारीख में कितने क्रॉप्स पर एमएसपी मिलता है, जरा एक बार वो बताइए। खैर चलिए मैं अभी मैं सुरेंद्र नहीं, राजपूत पूछिए, उनसे पता भी नहीं होगा इनको। 23 क्रॉप्स पर मिलता है तो अच्छी बात है। तो बाकी मुझे बताइए, नहीं मुझे आप बताइए कि क्या आप लोग, नहीं आप बताइए मुझे कि क्या केले पे मिलना चाहिए? आपको पता है केरला में एमएसपी नहीं मिलता है। आपको पता है कि आपकी जो सरकार थी केरला में, वहां पर एमएसपी नहीं मिलता है, वहां पर मंडी नहीं है, वहां पर एपीएमसी लागू नहीं है। आज मुझे बताइए एमएसपी वहां पर लागू क्यों नहीं है? एपीएमसी नहीं है केरला में, बताइए क्यों नहीं लागू है? क्यों लागू नहीं है केरला में? केरला में क्यों लागू नहीं है एपीएमसी? बताइए एपीएमसी केरला में क्यों लागू नहीं है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। शहजाद जी मैं जवाब लेने दीजिए। बताइए केरला में क्यों लागू नहीं है? शहजाद जी आपको जवाब पता है केरला में नहीं है एमएसपी, एपीएमसी लागू नहीं, बताइए मैं उनको जवाब क्यों नहीं लेता हूं। है? मैं जवाब लेता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, केरला में एपीएमसी है क्या? देता हूं भाई जी हाँ, अरे बता देता हूं। नहीं हाँ, बाबू, बताइए। सुन तो लो, जवाब तो सुन लो मेरे भाई। बताओ। मूल रूप से जो फसल मसालों की होती है उनका एक बोर्ड बना होता है, उस बोर्ड के जरिए वो चीजें बिकती हैं। अच्छा। उन चीजों की बोली लगती है। अच्छा। इस वजह से वहां एमएसपी नहीं लागू होती। केरल में तो एमएसपी नहीं है, पूरे देश में एमएसपी के कानून के लिए लग पड़े भाई। अपने वायनाड में पहले एमएसपी दिलवा दो। खैर चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पूनावाला जी फिर आता हूं। वाजपेयी जी, कंचना यादव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी, भाजपा के ऊपर और शहजाद पूनावाला के ऊपर लोग हंस रहे हैं। चलिए सुरेंद्र जी आप पर हंस रहे हैं कि केरल में एमएसपी का नामो निशान नहीं, मंडी का नामो निशान नहीं, और पूरे देश में ज्ञान दे रहे हैं, जो लागू नहीं करते वो ज्ञान दे रहे हैं। चलिए मैं फिर आऊंगा अभी आपके पास, एक दौर में दोबारा आपके पास आएंगे। वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस भारतीय सेना के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती है। आज प्रधानमंत्री के भाषण से क्या पूरी तरह से जो 24 का एजेंडा है वो सेट हो चुका है? प्रधानमंत्री ने तो हकीकत बताई है। ये तो कांग्रेस वालों ने तो चैलेंज किया ही था उस वक्त, टीवी पे बैठ के भी कहा, अखबारों में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ये तो डाउट करते रहे और चाइना पे भी झूठ बोलते रहे। ये तो इनका जो फैक्चुअल पोजीशन है वही प्रधानमंत्री ने बनाई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका पुराना इतिहास ऐसा है। एमएसपी पे सुरेंद्र राजपूत अभी बोल रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी आप तो बहुत विद्वान वक्ता है, लेकिन थोड़ा सा भटक गए। सरकार तो एमएसपी पे ही खरीदारी करती है, सारी सरकार एमएसपी के बगैर नहीं करती है। ये लड़ाई जो हो रही है वो ये हो रही है कि एमएसपी पे कानून बने जिससे कोई प्राइवेट आदमी खरीदे तो उससे कम पे खरीदी ना करे। ये बहस चल रही है ना, तो इस बहस पे सरकार काम कर रही है, और इस सरकार ने चलिए मैं कंचना यादव जी से अगला सवाल लेता हूं। कंचना जी की फसलों पे, कंचना जी आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? एक साथी छोड़कर जा रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे। आप फिर से वहीं पर आ गए, एक साथी छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि जो 2024 लड़ाई है ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन लड़ेगा, लेकिन किसके लिए लड़ा जाएगा ये फर्क पड़ता है। 2024 की लड़ाई उन बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ा जाएगा जिसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है। किसानों के लिए लड़ा जाएगा जिस पर क्रूएल अत्याचार हो रहा है, और जो पहलवान महिलाएं हैं उनके लिए लड़ा जाएगा। मणिपुर के लिए लड़ा जाएगा 2024 की लड़ाई, जिसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। और चलिए बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। जनता जनार्दन है, हर किसी की बात को यहाँ पे जनता ने सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि मुद्दों के साथ ही तमाम राजनीतिक दल 2024 की लड़ाई में आगे जाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।